अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारत इंतखाब को एक खामोशी के बजाय बड़े धमाका खेज में इसका जो है वो इख्तिताम हुआ, लेकिन कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों ने जो धावा बोला उसके नतीजे में न सिर्फ 4 अफराद हलाक हुए, 52 जख्मी, 12 घंटे का कर्फ्यू और 15 दिन की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लेकिन ये नौबत क्यों आई यहां तक, हालात यहां पर पहुंचे कैसे? क्योंकि दूसरों के लिए रोल मॉडल समझे जाने वाले सिस्टम की कौन सी कोताहियां ऐसी सामने आई जिसने आज अमेरिका के शहरियों को इस कदर मुश्तल कर दिया? कुछ सवालात हैं कि जिनका जवाब हम पहले सेगमेंट में तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि कुछ कौमी मामलात का जिक्र इस तरह से कि कोरोना के बायस बल्दियाती इंतखाबात को मौखर करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को 15 रोज में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख से आगाह करने की हिदायत की है। अब वो सवाल जो इलेक्शन कमीशन ने भी सामने रखा कि हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में संजीदा है या नहीं है, हम इसी का जवाब अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त संजीदा है भी बल्दियाती इंतखाबात करवाने में। आखिर में बात होगी अफगान अमन अमल की। इसमें बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सरकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एनबीसी थैंक फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़हर साहिबा भी। इसके अलावा हमें सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर उमर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका में होने वाली बदमज़गी के हवाले से। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हमने देखा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कैपिटल हिल की इमारत पर धावा बोला, लेकिन इमारत में शदीद हंगामा आराई हुई और पुरतशद्दुद वाक़यात देखने को मिले। अब इन हंगामों के नतीजे में 4 अफराद की हलाकत के हवाले से बताया गया है, जबकि पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है और एक मोहतात मुताबिक इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 50 बताई जा रही है। ताहम सदारती इंतखाब में जो फतह की तौसीक है वो जो बाइडन के हवाले से बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी है, लेकिन सवाल फिर यहीं पर पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में हालात इस नहज पर पहुंच गए? वहां पर जो सिस्टम मुतासिर हुआ उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आती है? क्या उन नारों पर आती है जो कि डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता कई हफ्तों से लगा रहे थे कि आपने वहां पर वोट को चोरी होने से बचाना है? नासिर चुगताई साहब आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले बताइएगा ये जो आज हमने हालात देखे हैं अमेरिका में, आपने इससे पहले माजी में कभी देखे? और ये भी बताइएगा कि जो हालात पहुंचे हैं यहां तक उनकी वजूहात आपको नजर क्या आ रही हैं? ज़रिया, अगर मेरी उम्र 284 साल होती तो शायद मैंने देखे होते। अब मसला ये है कि मैं इतना नौजवान नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले ये वाक़यात हुए हैं जब सिविल वार हो रही थी, और उसके बाद जदीद तारीख़ में पहली बार शौक ये है अमेरिकन इस वजह से शौक में है कि जदीद तारीख़ में पहली बार वो सिविल वॉर के मुस्तंडे अपना मेकअप करके अपना गटअप करके आए और वो कत्लेआम करने के लिए आए थे। उनके पास ख़तरनाक असला था, और उसकी बुनियादी वजह प्रेसिडेंट ट्रंप के आज के बयान नहीं, कल का जो बयान था तो आखिरी कील था। कल उन्होंने कहा था कि हमें जाना है कांग्रेस, हमें अपने बावकार सेनेटर्स के ख़िलाफ़ नारेबाजी करनी है और हमें ताकत का मुजाहरा करना है। वो तो लास्ट नील थी। उससे पहले जब डिबेट हुई थी इंतखाबात की तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप पुरअमन ट्रांजैक्शन पर तैयार होंगे, तो वो हंस के मुस्कुरा दिए थे और उन्होंने कहा इस जवाब का अभी मौका नहीं है। मतलब उनके दिमाग में शर पहले से मौजूद था, और हम पहले भी इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं क्या उनकी वजह से ये डिले हो सकता है। तो हमने कहा नहीं, उनका सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो डिले नहीं होने देंगे, वरना यही पकड़े जाएंगे। अब इनके पास कोई रास्ता और नहीं बचा। इनका सबसे बड़ा काम क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी पार्टी तोड़ दी है। रिपब्लिकन पार्टी को जो नुकसान पहुंचा है इस सूरत हाल से, उसका अंदाज़ा आम लोगों को नहीं है। माइक पॉम्पियो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस जो प्रिजाइड कर रहे थे सेनेट को काउंटिंग में, उनको बुला के कहा था ट्रंप ने कि आओ खाना खा लो, और उस पर कहा था कुछ बहुत से वोट आहिस्ता आहिस्ता मुस्तरद करते रहना। उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि प्रेसिडेंट को अनफॉलो कर दिया अपने सिस्टम में से, फेसबुक से और दूसरी चीज़ों से। उसके बाद जॉन बोल्टन एडवाइज़र, सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो बागी हो गए। एक बगावत की कैफियत है, वाइट हाउस में बगावत की कैफियत है। प्रेस सेक्रेटरी रिज़ाइन कर चुके हैं, एडवाइजरी काउंसिल रिज़ाइन कर रही है, और अंदर की जो बाहर इत्तला हमारे पास तो नहीं आई,
उनके मीडिया पे आई है कि प्रेसिडेंट इज़ वेरी शेकी, काँप रहे हैं वो अपनी अपनी जूते वूते छोड़ के घूम रहे हैं लॉन के अंदर। जो कुछ उन्होंने किया, फिर बाद में एक बहुत टिपिकल इस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस आती है, फौज नहीं बुलाता, पेंटागन मेयर को मुस्तरद कर देता है फौज बुलाने से, लेकिन फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट खिताब करते हैं और कहते हैं इट्स एनफ, अब ख़त्म हो जाना चाहिए, ट्रंप को आना चाहिए टीवी पर और लोगों को रोकना चाहिए। ट्रंप अगले ही मिनट टीवी पर आते हैं। ये मैं नहीं समझता कि कोई रेगुलर चीज़ थी। ट्रंप टीवी पर आते हैं और लोगों से कहते हैं आई लव यू, आप लोग घरों को वापस चले जाओ। उसमें भी खैर बदमाशी थी, जो कुछ भी था, लेकिन उसके बाद फिर नेशनल गार्ड्स आते हैं। मेरा ख्याल है अमेरिकी निज़ाम को शॉक पहुंचा है, बहुत सख्त सदमा पहुंचा है, अमेरिकियों को सदमा पहुंचा है और उनके सारे दानिश्वर परेशान हैं। टीवी चैनल्स एक केस बना रहे हैं, मतलब वो पेश तो नहीं करेंगे, ट्रंप के खिलाफ आईनी शिकनी का आर्टिकल 25 इन्वोक करने की बात हो रही है और वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कर रहे हैं। आर्टिकल 25 ये है कि प्रेसिडेंट को वक्त से पहले रिटायर कर दिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है 2 हफ्ते रह गए हैं, अब शायद वो कैरी ना हो पाए सेनेट में, कांग्रेस में। और एनबीसी ये रीजन तो सामने आएगी कि हालात को यहां तक पहुंचाने में डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने अपने कारकुनान को मुश्तिल किया अपने नारे या अपने बयानात के थ्रू। लेकिन ये मामला यहां तक सिस्टम की आप समझते हैं उसका फेलियर है, इसलिए मामला इस नहज तक पहुंचे? नहीं, सिस्टम ही तो बचाया है पूरा। कांग्रेस को उन्होंने खाड़ दिया था ना, लोगों को मारा था, गोलियां मारी लोगों को, कांग्रेस को बचा के ले गए नेशनल गार्ड। फिर दोबारा इजलास शुरू हुआ, इजलास ने फिर डिक्लेयर किया, गिनती रात भर गिनती होती रही है। इजलास ने डिक्लेयर किया कि अच्छा, बल्कि रिपब्लिकन जो लोग थे मेंबर्स, उन्होंने ऐलान किया इट्स एनफ, जो बाइडेन इज द विनर, वी एक्सेप्ट इट। और फिर ऐलान भी वही हुआ जो ये सर्टिफिकेशन है, ये रिजल्ट नहीं है, ये सर्टिफिकेशन ऑफ रिजल्ट है। सही। जनरल साहब, आपको यहां तक हालात पहुंचने के पीछे क्या रीजन नजर आई? डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, उनके नारे, या फिर रियासत को मालूम था कि वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, वहां से कोई ना कोई फैसला फौरी तौर पर नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ हुआ हालात वो तो एनबीसी ने बड़े वाज़ेह बता दिए, लेकिन ये एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर है जहां उसकी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो कमजोर हैं। और जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने बाहर से मदद दी है, रशिया पे उंगली उठती थी। फिर ये कि जब अभी इलेक्शन होने थे तो उससे पहले उससे जब सवाल किया गया तो उस वक्त भी उसने इलेक्शनों से पहले कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा। यानी एक उसके ज़हन में मौजूद था कि अगर मैं इलेक्शन हार भी जाता हूं तो मैंने किसी न किसी तरह वापस यहीं पे रहना है। ये उसकी गलतफहमी थी या जो भी, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्डक्ट भी उसका यही रहा कि यकतरफा मुआहदों में से निकलता रहा। जो मॉरलिटी डिक्टेट करती है कि आपने इतने, ईरान के साथ जो मसलन एग्रीमेंट हुआ था, 5 मुल्क और हैं जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, आपने यकतरफा उसको खत्म कर दिया। अमेरिका की साख वो लगातार रशिया के साथ उसने एग्रीमेंट खत्म किया, जो पैसिफिक ओशन में जो रिमलैंड कंट्रीज थे उनके साथ ट्रेड का एग्रीमेंट था, उसमें से निकल गए। यानी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हर जगह जहां उसका जी चाहा वो उठ के दबाए। अब ये जो चीजें हैं ये जाहिर करती हैं कि आप एक ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सुपर पावर है, लेकिन आप मनमानियां कर रहे हैं और आपको कोई मॉरलिटी आपकी कुछ आपको डिक्टेट करती नहीं कि भी आपको ये नहीं करना चाहिए। अब यहां भी ये हुआ है कि इसने खुद ऑर्डर दिया, उनको कहा कि जाके अटैक करें। फिर जैसे एनबीसी बात कर रहे थे कि उसने उसके जॉर्जिया के गवर्नर से बात की, उससे उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है उससे बात करके उससे मदद लेने की कोशिश की, माइक पेंस को कहा। ये सारे लोग जो हैं ये उसकी जो अंदरूनी कैफियत है या उसकी इखलाकियात है उसको समझ चुके हुए थे। लिहाजा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बिल आखिर एक मॉरल अथॉरिटी है जिसने प्रिवेल किया, वरना तो पार्टी वगैरह में जैसे लॉयल्टी होती हैं, पार्टी के लोग जो हैं वो अपने पार्टी हेड के या जो भी उनका उस वक्त पावर में है उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा कि मॉरल वैल्यूज लोगों की वो सिर्फ ट्रंप की गलत निकली है, ट्रंप की मॉरल वैल्यूज जो है वो घटिया निकली। सब ने अपनी मॉरलिटी को होल्ड किया और बावजूद इसके कि मसलन माइक पेंस वो
नायब सदर रहे इसी की वजह से। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल की गलती है और वो सारी की सारी गलती, उसकी जिम्मेदारी आप डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर डाल रहे हैं। एक शख्स जो मॉरली डिजेनरेटेड आदमी है उसकी गलती, और बाकी मैं समझता हूँ कि लोगों ने अपने अखलाकियात का सबूत दिया बावजूद इसके कि वो उसी की पार्टी के थे और इसको रिजेक्ट किया। रज़ा रूमी साहब, जिस वक्त यूएस में इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी आपसे सिलसिले में गुफ्तगू हुई, आपने फरमाया था कि तसादुम का खतरा है और हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन क्या इस नहज पर पहुंच सकते हैं? इस बात का अंदेशा किसी को था और यहां तक आने में ये नौबत पेश कैसे आई? किसको रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये खतरा हमेशा से मौजूद था और इसके ऊपर बड़ी जो है डिबेट भी हुई। और पहले जो इनका ख्याल था सदर ट्रंप का कि इनको कोई ना कोई अदालतें जो हैं, चूंकि अदालतों में सुप्रीम कोर्ट में खुसूसन उन्होंने अपनी मर्जी के जज लगवाए थे, तो वो शायद इलेक्शन की जो रिजल्ट्स हैं उसमें इंटरफेयर करेंगे या कुछ जो थे रिवर्स कर देंगे अवाम के फैसलों को, तो वो नहीं हो पाया। में 33-34 पिटिशंस दायर हुई, उनमें से तकरीबन सारी की सारी खारिज हो गई क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला किसी भी किस्म का फ्रॉड का जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर देखिए, ये सदर ट्रंप का बिल्कुल इसमें ज़ाहिरी बात है, बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा कसूरवार वो हैं, मगर उनके साथ जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही है कि उन्होंने भी इस पूरे मामले के ऊपर जो है चुप साधे रखी और मुल्क को जो है अमेरिका में इस तरह की जो तसादुम की कैफियत है, पोलराइजेशन है, उसको हवा दी। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। देखिए, सदर ट्रंप जैसे जो रहनुमा होते हैं, जो वस्तायत पसंद होते हैं और आमिराना सोच और आमिराना मिजाज रखते हैं, वो उनका एक और काम ये होता है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ जो है वो कहते हैं और दिन को रात और रात को दिन कहना पसंद करते हैं। और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं जिनका उन पे ब्लाइंड एतकाद होता है, वो उनकी हर बात मानते हैं। तो ये झूठ का जो सिलसिला है, जिसे पोस्ट ट्रूथ भी कहा जाता है, कि ये एक सच्चाई को नज़रअंदाज करके मन घड़त हकाइक जो हैं कोट अनकोट वो आप सर्कुलेट करते हैं, तो फिर लोग उनमें यकीन करते हैं। इसलिए इसमें अमेरिकी जो दाएं बाजू का मीडिया है उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने भी सदर ट्रंप के इल्ज़ामात, और अभी से नहीं, पिछले 5-6 साल से जो वो बातें कह रहे हैं, उनको हवा दी। और वहाँ पे इस वक्त जो मीडिया के क्रिटिक्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया, चाहे वो दाएं बाजू का हो या सेंट्रिस्ट हो, उनका भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है इस पूरी चीज को की तबाही में। और आज ये जो कल मनाजिर देखे जिसके ना सिर्फ अमेरिका की जग हसाई हुई, हसीमत हुई, बल्कि ये भी एक्सपोज हो गया सारा मामला कि ये जमहूरियत जो है अमेरिका की वो किस कदर एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि जहाँ पे वायलेंस के जरिए जमहूरी फैसले जो हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। सदर ट्रंप की जो बेसिस है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, ये जो लोग कल वहां जमा हुए थे, ये 2-3 किस्म के हैं। पहली तो है सफेद फार्म इंतहा पसंद, जो ये समझते हैं कि अमेरिका को सफेद लोगों का मुल्क होना चाहिए और उसमें गैर सफेद लोग जो उनकी कोई जगह नहीं है उनको वापस भेज दें या उनको सेकंड क्लास शहरियों की तरह बना के रखें। एक तो वो तबका है। दूसरा एक बहुत बड़ा तबका वो है जो वहाँ की सफेद फार्म वर्किंग क्लास है, जिनकी हालात, माशी हालात बड़े अबतर हैं और उनको ट्रंप की सूरत में एक मसीहा दिखाई देता है। वो समझते हैं कि ये आदमी सही कर रहा है, इससे हमारी जिंदगियां बेहतर होंगी। तो ये 2 मेजर किस्म के उनके सपोर्टर्स हैं। अगर आप उनको देखें, उनके हुलिये देखें, उनके लिबास देखें, उनके नारे देखें, कल जो उन्होंने हुल्लड़बाजी भी की, तोड़ फोड़ की, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई एक पॉइंट नहीं, बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने मामलात को इस नहज तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे रेज किए कि एक रिपब्लिकन पार्टी की खुद साख्ता खामोशी और दूसरा ये कि मीडिया का रोल भी इस पर बहुत असरअंदाज हुआ। जुनैरा, रज़ा रूमी साहब चूंकि उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे जिस इंतखाबात हुए, तो उन्होंने ये नक्शा खींचा है कि हालात इस तरह से यहाँ पर पहुंचे। आपका तज्जिया क्या कहता है इस पर? देखें, कोई भी शख्स कितना भी मर्कोरियल हो, उसको आप समझते हो जहनी तौर पे बीमार है, एराटिक है, जब तक उसे किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी ग्रुप ऑफ पीपल की कोई बैकिंग नहीं हासिल होगी, वो सब कुछ नहीं कर सकता जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप ब्राज़ील की मिसाल ले लें, बोल्सोनारो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, बोरिस जॉनसन को ले लें, आप यूके की मिसाल ले लें,
इस वक्त ट्रंप आपके सामने है। इन 3 मॉडल्स को देखें जहाँ पे बेस्ट वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी आपको नज़र आता है, लेकिन पैंडेमिक ने, ब्रेग्जिट ने और इन इलेक्शंस ने उनको एक्सपोज करके रख दिया कि उनके सिस्टम में कितने फ्लॉज हैं। अब बात यह है कि कोई सिस्टम जब तक तो स्मूथली चलता रहता है, यू कैन टेक द क्रेडिट कि बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेहतरीन सिस्टम है, बट जब वो चैलेंज होता है उस वक्त आपने क्या समझा है और क्या सीखा है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। इस वक्त हुआ ये है कि चाहे 13 दिन के बाद अभी लोग बड़ा रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी ऐसे हैं जो रिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन 13 डेज बिफोर द न्यू प्रेसिडेंट कमिंग इन द ऑफिस अगर आप रिज़ाइन भी कर देते हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब मिशिगन में इलेक्टोरल कैंपेन चल रही थी तब भी यही कुछ हो रहा था। मैटर ये करता है 2 साल पहले भी यही कुछ हो रहा था। तो ये इंस्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता जो आई है ये सब नज़र नहीं आ रही थी अमेरिकन लोगों को कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेसी को इतना प्रीच किया इन लोगों ने कि ये उसके लूप होल्स देखने भूल गए हैं। जिन कंट्रीज़ में अटर स्टेट कंट्रोल है उनमें तो हम ये समझते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं, बहुत कुछ गलत होता है वहाँ, लेकिन टू सम एक्सटेंट पॉलिसी डिसीजंस जब तक गवर्नमेंट्स के हाथ में नहीं रहते वही कुछ होता है जो यूएस में हुआ है। और यूएस की डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये थी कि वहाँ पे जो प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी है कि ब्लैक्स और वाइट सारे इक्वल, वो ख़त्म हो गई है। तो इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई बैलेंस स्ट्राइक हो। अब 50-50 की डिवीज़न हो गई है उनके हाउस में, जिसको जब भी कोई लेजिस्लेशन होगी सेनेट में उसको क्रॉस करने के लिए, उसको पास करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को वोट करना पड़ेगा। तो आप यूं समझें कि अगले 5 साल मजीद बड़े मुश्किल हैं, लेजिस्लेशन आसान नहीं होंगे। जो कुछ ट्रंप ने कर दिए हैं डिसीजन, उनको टर्न अराउंड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मामला सिर्फ यहाँ पर वॉशिंगटन के बाहर तक ही नहीं रुकेगा, इसकी गूंज हमें आने वाले दिनों में वॉशिंगटन हाउस के अंदर भी नजर आएगी, क्योंकि वहां पे जो डिवीजन है वो 50-50% में आप देख रही हैं। मुज़म्मिल जी, let me complete my point। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि यूरोपियन यूनियन ने अभी मिलके एक जो इजलास उनका हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि वी नीड टू सी कि वेदर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो यूएस को फॉलो कर रहे हैं इस सारे 5 साल के 4 साल के टेन्योर के बाद क्या ये हमारे इंटरेस्ट में है कि वही यूनिपोलर वर्ल्ड का फॉर्मूला लेके हर मामले में यूएस को फॉलो किया जाए या ना किया जाए। सो बेसिकली द सिस्टम इज चैलेंज्ड। मुज़म्मिल साहब, ज़ुनैरा ने एक बात की है यहाँ पे जो अब तक की मुख्तलिफ है कि उन्हें सिर्फ हालात यहीं पर ही ख़त्म होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें ये तसादुम की कैफियत आगे भी देखने को नज़र आ रही है। बहरहाल मेरे क्वेश्चन की तरफ भी आएगा, उस पर भी अपना जवाब दीजिएगा कि आप समझते हैं कि जो हालात बने उनकी जिम्मेदारी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर ही आयद होती है? नहीं, वो तो बात ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे और जो लीड कर रहा हो जिम्मेदार तो वही है, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट तो उसी का ही है। ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट ले सकता है और डिस्क्रेडिट नहीं ले सकता। वो लीड कर रहे थे रिपब्लिकन को, जो भी हुआ है उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ऐसे समझ, देखें आप इसको कि अगर बुरी हुकूमत भी जमहूरियत में आ जाए तो उसको अपनी मुद्दत पूरी करनी है। और अमेरिका के जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती ये है कि वहाँ पर ट्रंप जैसा अगर हुक्मरान भी आ जाए तो वो भी अपनी मुद्दत पूरी करता है और वोट से ही जाता है। और उस निज़ाम की खूबसूरती ये है कि अगर मर्ज़ी के जज भी लगाए हों तो वो जमहूरियत के साथ ही जाते हैं और उन्होंने वोट की बालादस्ती बरकरार रखी है। और ट्रंप जैसा हुक्मरान भी ये नहीं कर सका कि अगर मैंने किसी को जज लगाया हुआ है तो वो वोट को या जमहूरियत के ख़िलाफ़ मेरे साथ चला जाए। आपका हैंड पिक वाइस प्रेसिडेंट भी आपके साथ नहीं चलता, वो निज़ाम के साथ चलता है। और जो माइक पेंस की तकरीर हमने सुनी है वो बड़ी, उससे तो उनको नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट की तकरीर है जो उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस के इजलास के जो हंगामा राई के बाद की है। हम ट्रंप को आइसोलेट होता भी देख रहे हैं। निज़ाम की खूबसूरती ये है कि जब कोई बुरा आदमी आ जाता है, वो बुरी हरकत करता है तो वो तन्हा हो जाता है और उसके साथ उसके साथी भी नहीं खड़े होते। आप कहते हैं 13 दिन पहले इस्तीफ़ा देना कोई वक़्त नहीं है। ये 13 दिन पहले इस्तीफ़ा देना एक शो करता है कि वो गलत काम को, वो उस कौम में गलत काम को गलत कहने की अभी भी हिम्मत और जुर्रत मौजूद है। और वहाँ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ अगर मेरे प्रेसिडेंट ने गलत काम भी कर दिया है, अगर वो मैयतों की तदफीन पर नहीं भी पहुंच रहा तो मैं उसी के साथ खड़ा हूं। लिहाजा उस निज़ाम में, वहाँ के नायब सदर में, वहाँ के वज़रा में इतनी अखलाकी जुर्रत मौजूद है कि वो अपने प्रेसिडेंट को कहें कि तुम गलत कर रहे हो। 4 साल में भी हमने देखा है, लोगों ने पहली दफ़ा थोड़ी इस्तीफ़ा दिया है। इस 4 साल में सैकिंग और हायरिंग की एक लंबी दास्तान है।
लोग मुशर्रफ को लोग क्लिंटन उसको ट्रंप को छोड़ते भी रहे हैं और ट्रंप नई हायरिंग करते भी रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका का निज़ाम इतना मजबूत है कि ट्रंप को ये म्यूज़िक प्रेसिडेंट हाउस छोड़ने के बाद भी फेस करना पड़ेगा। आप देखें, बुश ने भी उनके खिलाफ बयान जारी किया है। उनकी रिपब्लिकन में, बुश फैमिली को आप रिपब्लिकन में क्या समझते हैं? 2 प्रेसिडेंट दिए हैं उन्होंने, गवर्नर्स दिए हैं, उनका एक बहुत वोट बैंक है रिपब्लिकन्स में। और जो सीनियर रिपब्लिकन्स हैं, हर पार्टी में लोगों का असर होता है, रायमा में उनकी एक वजूद होता है। उस सब ने रिपब्लिकन्स ने ट्रंप को कंडेम किया और मेरा ख्याल है ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस की है। करते करते वो शायद इतने कमज़ोर हो गए अखलाकी तौर पे कि उन्हें रेड लाइन क्रॉस की है और वो इक़्तिदार अपने हाथ से जाता देखते देखते कमज़ोर होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अमेरिका के निज़ाम और वहाँ की जमहूरियत ने हमें बहुत सबक दिया है कि किस तरह निज़ाम मजबूत होता है, किस तरह इदारे मजबूत होते हैं, मेयर कैसे मजबूत होता है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, पॉइंट आपका आ गया, मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त है। एनबीसी में कोई छोटा सा कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मुझे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। वो हमारे यहाँ किसी अस्करी इदारे के सरबराह को करने पड़ते। ठीक है मुज़म्मिल साहब, पॉइंट आपका आ गया, आपकी टेक मैंने ले ली। एनबीसी क्विकली कमेंट, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। बस 3 पॉइंट है मेरे के। एक तो ट्रंप पर आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा नए प्रेसिडेंट के आने के बाद चल सकता है अगर डेमोक्रेट्स ने ज़्यादा गुस्सा दिखाया। नंबर 2, हाउस अब अक़लियती नहीं रहा, दोनों हाउस डेमोक्रेट्स के पास हैं और 51 ऑफ ज़्यादा का रेशो है। तीसरा ये कि रिपब्लिकन पार्टी का मुस्तकबिल बहुत ख़राब है। अब माइक पॉम्पियो, बिल्कुल सही मुझे मिलेगा, माइक पॉम्पियो और माइक पेंस ये आने वाले उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि कल तक ट्रंप खुद उम्मीदवार बनने वाले थे अगले साल के। अब वो चांस नहीं है। ठीक है, तो यूं कह लीजिए आसान अल्फाज में कि ट्रंप ने अपने बयानात से, अपनी तकारीर से, अपने मुश्तिल नारों से खुद अपने पांव पर एक सियासी कुल्हाड़ा मार डाला है। लेकिन अगर हम तो रिपब्लिकन की खामोशी, अगर खामोशी तोड़ दी जाती और बर वक्त बुरे को बुरे और गलत को गलत कहा जाता तो शायद हालात इस नहज पर ना पहुंचते। और साथ ही साथ पॉइंट ये भी हाईलाइट किया गया कि जो अमेरिका का मीडिया है वो कंट्रोल्ड जो है वो मालूम हो रहा था और उसने भी हालात को हवा देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है और कमीशन ने सेक्रेटरी बल्दियात से इंतखाबात की तारीख का पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हुकूमत इंतखाबात की तारीख देने से कासिर है, लिहाजा इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाब हो सकते हैं तो फिर बल्दियाती इंतखाब क्यों नहीं? क्या आप इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं है? तो हमारा आज का सवाल भी यही है कि चूंकि 15 रोज़ का टाइम दिया गया है कि आप सूबाई बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एज सून एज पॉसिबल जो है वो फैसला करो और बताएं कि क्या जो है वो डेट इस पर दी जा सकती है। तो जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, सबसे पहले बताइएगा आप समझते हैं कि जो मौक़िफ़ दिया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उसको सुनने के बाद, देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हुकूमत सियासी वजूहात के बायस इलेक्शन में ताख़िर चाहती है? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है और मैं समझता हूँ लाहौर हाई कोर्ट की जो आर्गूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप ज़िमनी इलेक्शन करवा रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन करवा रहे हैं, सबकी कंबेसिंग होगी, सब कुछ होगा, तो ये इलेक्शन करवाने में आपको क्यों रुकावटें हैं नजर आती। और मैं समझता हूं कि वैसे भी डेमोक्रेसी इसके बगैर नामुकम्मल है। ये सारे ही सूबों में ये मसला है कि ये कतराते हैं इससे, क्योंकि ये इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पे देना नहीं चाहते। तो और या फिर ये खतरा होता है कि कोई हमारे जो मुकाबिल लोग हैं, अपोजिशन के लोग, अगर वो जीत जाते हैं, ज्यादा सीटें उनके पास आ जाती हैं तो एक फिर मसला आ जाएगा, तावन शायद वैसा नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह के खतरात हैं जिनकी वजह से ये लटका हुआ मामला, वरना ये तो प्रायोरिटी पे सबसे पहले ये होने चाहिए थे, क्योंकि डेमोक्रेसी की ग्रास रूट्स ये हैं। इसी से फायदा तो इससे मिलता है कि जब आप नीचे लेवल तक लोगों को डेमोक्रेसी के फायदे पहुंचा दें या उनको डेमोक्रेसी को नीचे तक ले जाएं। मेरा ख्याल है कि ये इनका बहाना ही था और अब 15 दिनों के अंदर अंदर तारीख देनी है, टाइम रख सकते हैं, अच्छा है, जिससे कि इलेक्शन के लिए तैयारी करके और उनको इलेक्शन करवाया जा सके। 15 दिन के अंदर डेट देना तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। सही। मुज़म्मिल साहब, वाकई संजीदगी नहीं थी पंजाब गवर्नमेंट की, इसलिए ये मौक़िफ़ रख दिया गया कि कोविड है तो अभी ताख़ीर जरा बढ़ती जाए, बाद में रखे जाए इलेक्शंस? नहीं, देखें पंजाब में कोविड फैल रहा है और जो ये बल्दियाती इंतखाबात हैं ये तो गली महल्ले का इंतखाब है। हर गली हर महल्ले में काउंसलर ने खड़े हो जाना है, यूसी नाज़म ने खड़े हो जाना है और गली गली एक्टिविटी होनी है।
ये तो बहुत बुनियादी इंतखाब है और इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। मतलब मैं अगर लाहौर की बात करूं तो 300-350 हल्के हो जाएंगे लाहौर के, और अब 300 को तकरीबन 5-7 हज़ार 10 हज़ार के करीब उम्मीदवारान खड़े हो जाएंगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और कोविड के लिए अगर वेट किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का कांटेक्ट है। इसको आम किसी एक हल्के के ज़िमनी इंतखाब से कंपेयर नहीं किया जा सकता, बल्दियाती इंतखाब को। जहाँ तक जनरल साहब ने डेवोल्यूशन की बात की है, देखें ये तो चूँकि सूबाई असम्बलियों के पास इख्तियार है कि वो अपना बल्दियाती निज़ाम ख़ुद बनाएं, तो वो इतना इम्पोर्टेंट बनाती हैं कि इख्तियार नीचे जा ही नहीं सकता। हमने पहले कराची का मेयर देखा है, शहबाज शरीफ के दौर में लाहौर का मेयर देखा है। अब भी ये जो पहली सतह पे जो इंतखाबात होने हैं उनमें मेयर्स के और इसके ज़िला कौंसिल के तो नहीं होने, वो तो विलेज कौंसिल्स के और बहुत बुनियादी सतह के इंतखाब होने हैं, और मेरा ख्याल है वो करवाए भी जा सकेंगे। और पहले मरहले के जो है उसका शेड्यूल दिया भी जा सकता है, और वो हुकूमत को वो करवाने में कोई पोलिटिकल लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसकी पोलिटिकल मैनेजमेंट बहुत आसान है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट मुश्किल है दूसरे मरहले की, जहां डायरेक्ट इंतखाब होना है मेयर्स का, और उनका जो ये करवाना चाहते हैं वो मेरा ख्याल है ये सेकंड मरहले को लेट कर लेंगे। पहला मरहला को इतनी पॉलिटिकल उसकी कॉस्ट हाई नहीं है, वो उसकी मैनेजमेंट भी है, और जो लोग नीचे जीतेंगे वो आज़ाद होना है, वो पार्टी बेसिस पे होना भी नहीं है पंजाब में। वो जो जीतेगा वो हुक्मरान जमात के साथ ही आ जाएगा, फंड लेना है। जो सेकंड मरहला है वो कोई पार्टी बेसिस पे होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसमें सियासी नुकसान की तो बात नहीं है, लेकिन कोविड वाला मसला बहुत अहम है कि अगर गली मोहल्लों में गाँव-गाँव इंतखाब होना है और उम्मीदवारान ने निकलना है, कॉर्नर मीटिंग्स होनी है, रैलियां निकलनी है, दफ्तर खुलने हैं, एक एक्टिविटी आप इतनी बड़ी जनरेट करना चाहते हैं जिसको किसी एक हल्के के इंतखाब से कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसका कोई फायर बैक भी हो सकता है। ठीक है। एनबीसी देखिए, चारों हुकूमतें में किसी को वो नहीं फ़ायदा नहीं दे रहा। चारों हुकूमतें बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल कर लें, आप आज़ाद कश्मीर भी शामिल कर लें, ये कोई नहीं चाहता कि इक़्तिदार जो है वो उनके पास से निकल कर नीचे चला जाए, गलियों में चला जाए, वो नहीं चाहता। जबकि डेमोक्रेसी की बुनियाद, अभी जिस मुल्क का आप जिक्र कर रही थी अमेरिका का, वहीं देख लेना शुरू कहाँ से होती है, शुरू मोहल्ले से होती है। शुरू हमारे यहाँ होनी चाहिए यूनियन काउंसिल से। यूनियन काउंसिल का आदमी ट्रेंड होकर ऊपर जाता है, कौमी असम्बली में पहुँचता है, मिनिस्टर बनता है। ये जो आइडियल है। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई असम्बली भी ऐसा कानून पास करेगी जिसके तहत यूनियन काउंसिल को, बल्कि जो बल्दियाती गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उसको बाइख्तियार बनाया जाए। मतलब उसमें मअतल ना बनाया जाए। हमारे यहाँ सिंध में तो चलें आप कह लें कि बेख्तियार था तो ना, एक मेयर था हमारे पास जो लड़ता रहता था, अब वो भाग गया, अब वो नज़र नहीं आ रहा बकौल हमारे मुस्तफ़ा कमाल के कि उन पर तो मुकदमात हैं करप्शन के, उनको तो गिरफ्तार होना चाहिए। खैर वो एक अलग कहानी है। पंजाब में तो सूरत हाल ये नहीं थी। पंजाब में तो बहुत पहले बंद ख़त्म कर दिए गए थे, लोकल बॉडीज़ तोड़ दी गई थी, KPK में तोड़ दी गई थी, बलूचिस्तान में पता नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन सिंध में तो बाकी रही जैसी भी थी, टूटी फूटी लंगड़ी लूली। लेकिन जब तक आप 18वीं तरमीम के तहत लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, इंतखाबात नहीं होंगे। मेरा ख्याल ये अभी ये कोविड के पीछे छुप रहे हैं, फिर छुपेंगे मरदमशुमारी के पीछे, फिर छुपेंगे नई हल्काबंदियों के पीछे। 3 नए इशूज सामने आएंगे। मतलब ये आप कह रहे हैं कि ताकतवर तबका चाहता ये नहीं है कि जो इख्तियारात है वो निचली सतह पर मुंतकिल हों। जी मुज़म्मिल साहब क्विकली प्लीज, फिर ताकि मैं आगे भी जाने बढ़ सकूं। जी पंजाब में हल्का बंदियों का इशू नहीं है, क्योंकि हल्का बंदियाँ भी हो गई हैं, उन पर एतराज़ात भी हो गए हैं, और ये अमल जो है ना पंजाब में मुकम्मल हो चुका है। बाकी सूबों में ज़रूर होगा, पंजाब में हल्का बंदियों का कोई इशू नहीं है। जुनैरा साहबा, चलो देखिए, पंजाब में तो बहुत आसान है इलेक्शंस कराना, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इलेक्शन करा देंगे तो इन्हें लगता है ये हार जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो बहुत टॉप टियर पे डिसीजन मेकिंग है पंजाब गवर्नमेंट में, वो आप देखें कितनी बुरी तरह फेल हो रही है।
पॉलिसीज़ अगर इनके पास हैं, विजन अगर इनके पास है, दे डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं, नीचे डिवॉल्व होती जाती है अपर लेवल की पॉलिसी, तो उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग होकर नीचे ट्रांसपायर होना होता है कि लोगों तक उसके समरात कैसे पहुंच रहे हैं। अगर वो अपर टीयर पे ही फेल हो रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, उसके समरात अपर टीयर पे ही वो नहीं समझ रहे कि किसी तरह लोगों को मिल सक रहे हैं, तो वो नीचे किस तरह हैंडल करेंगे अगर इलेक्शंस करा भी लें तो। नंबर 1। नंबर 2, दे आर प्रीटी श्योर कि वो हार जाएंगे। उन्हें पता है उनकी जो 2-2.5 साल की परफॉर्मेंस है उसमें अगर ये पहले साल में करा देते तो शायद बहुत अच्छा चांस था, लेकिन अब कराएंगे तो ये हार जाएंगे। अगर ये हारते हैं तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ कन्फ्रंटेशन। उस लेवल पे जो लोग आ जाएंगे, जैसे और पार्टी के भी आएंगे, उनके साथ एक टसल चल पड़ेगी, एक टग ऑफ वॉर होगी, जिससे मज़ीद इश्यूज़ जो हैं वो एग्रीगेट ही होंगे, हल तो नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि शायद करवाने की इंटेंट नहीं है। बाकी ये है कि कराची जैसा मेयर किसको चाहिए, मतलब जो रोज़ एयर टाइम ले लेता है, शिकायतें कर देता है, वो कहता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बैठा भी रहता है, फिर जाते हुए रोना भी शुरू हो जाता है। ये सारी इस मुल्क की ड्रामेबाजियाँ हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम सबको सूट करता है, हर कोई चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, नीचे तक आवाम तक चीज़ें पहुँचना, ये किताबी बातें। मेरे ख्याल है हमें 100 साल और लगेंगे हकीकतन ऐसी किसी बात को सोचने में और इम्प्लीमेंट होते देखने में। रज़ा रूमी साहबा की गवर्नमेंट की नीयत नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात हों, इसलिए ताखीर चाहती है? मैं समझता हूँ कि जुनैना ने जो कहा है मैं मुझसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात कराने में एक तो खैर मसला हमेशा हमारी तमाम सियासी पार्टियों और जो सूबाई गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशंस का होता है कि वो इख्तियारात को मुंतकिल नहीं करना चाहते, और यही एक मुसीबत रही है यहाँ पर दहाइयों से। और बड़ी अजीब व गरीब बात है कि जब मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो सबसे पहले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस करवा देती हैं। अयूब खान ने भी किया, जनरल ज़िया के ज़माने में लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, फिर जनरल मुशर्रफ ने अच्छा खासा निज़ाम बनाकर उसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। और आपने देखा कि उसके 2008 के बाद वो रफ्ता रफ्ता एक एक करके वो रिवर्स होता गया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने जोर लगाया, डेडलाइन दी, तो फिर जो इंतखाबात हुए वो भी उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स और जो वसाइल हैं वो नीचे नहीं गए। ये हमारी तल्ख तारीख़ है और तजुर्बात है। और बदकिस्मती ये है कि पीटीआई जो गवर्नमेंट है और इनका जो मंशूर है पार्टी का, उसमें लोकल गवर्नमेंट को बहुत अहमियत दी गई थी। इमरान खान साहब की कोई तकरीर उठा लीजिए आप पिछले 8-10 साल में, वो हमेशा बल्दियाती हुकूमतों का जिक्र करते थे। और बात भी सही है, क्योंकि आवाम को रिलीफ और जो सर्विसेज बल्दियाती गवर्नमेंट्स के थ्रू मिलती हैं वो कहीं और से नहीं मिल सकती, और उसके बगैर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ पाकिस्तान में यही है कि लोगों के डोर स्टेप पे गवर्नमेंट नहीं है। मगर अब के जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो अब भी मसलहतें जो हैं वो आड़े आ रही हैं। चाहे वो ये खदशा हो कि जो अपोजिशन पार्टी है पंजाब में, ख़ुसूसन नून लीग, कि उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, शायद वो ना जीत जाए, वो अगर जीत जाए तो उसे कैसे डील किया जाएगा, या ये दूसरा मामला कि भाई वो नहीं ट्रांसफर होने देंगे इख्तियारात को। तो ये एक हम विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं अभी। मेरे ख्याल से तो ये इस गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना वादा पूरा करे, जो लोगों से कहा गया था, जो अपना मंशूर है उसकी तकमील करें और फिल फौर इंतखाबात करवाएं, और इन चीजों को भूल जाएं कि कौन सी पार्टी जीतती है कि नहीं। अगर वो ये कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो कम से कम उनके पास ये अचीवमेंट होगी दिखाने के लिए कि हमने तमाम तर ऑपोजिशन के बावजूद जो हमने वो किया है। तो सारी डिस्कशन में इस वक्त दो नुक्ते सामने आए हैं और दोनों मुख्तलिफ नजरियात हैं, लेकिन जवाब फिर भी यही है कि ये इन वजूहात की बिना पर गवर्नमेंट जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर चाहती है। पहला ये पॉइंट हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो पावर को अपने हाथ में रखने की कोशिश करना चाहती है, जो सेंटर पॉइंट है बस वहां पर इख्तियारात रहे, इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया। जो दूसरा ये कि जो 2.5 साल परफॉर्मेंस है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो परफॉर्मेंस रखते हैं सामने और उसके बाद हम वोट के लिए जाते हैं आवाम के पास, तो शायद पीटीआई को नाकामी का सामना करना होगा। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अफगान सदर और अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान एक मुलाकात तय थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। एक तजवीज़ सामने आई अमरीका के जानिब से कि अबूरी हुकूमत का क़याम अफगानिस्तान में अमल में लाया जाए, लेकिन इस क़याम की तजवीज़ पर कशीदगी सामने आई है। अबूरी हुकूमत की तजवीज़ पर अफगान सदर अशरफ गनी ने ज़ल्मे खलीलजाद के साथ मुलाकात से इनकार किया और ज़ल्मे खलीलजाद अशरफ गनी से मुलाकात किए बगैर ही अफगानिस्तान रवाना हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें कि अफगान अमन अमल का जो मुज़ाकरात का जो अगला दिन है, जो अगली तारीख है, वो 9 जनवरी की बताई जा रही है। एक तरफ दोहा मुज़ाकरात हैं तो दूसरी तरफ इस तरह मिले बगैर अशरफ गनी से ज़ल्मे खलीलजाद का चले जाना, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक सवालिया निशान है। अगर ये मामला इस तरह चलते रहे और तजवीज़ मानने से इनकार किया जाता है, बैठकर बातचीत नहीं की जाती, तो क्या हम समझ सकते हैं कि अफगान अमन अमल का मामला आगे बढ़ नहीं पाएगा या इस तरह से आगे बढ़ भी पाएगा या नहीं? जनरल साहब, आपसे आगाज करूंगी, बताइएगा, आप समझते हैं कि इस इनकार के बाद अफगान अमन अमल का मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, बात यह है कि अफगान अमल में जो हम बार बार कहते रहे कि इसमें स्पॉयलर्स हैं जिनका नेगेटिव रोल है, वो सिर्फ भारत नहीं है, बल्कि हम ये भी कहते रहे, नाम नहीं लिया, लेकिन हम कहते थे कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्पॉयलर्स। उनमें ये अशरफ गनी मेरे नुक्ता निगाह से एक बहुत बड़ा स्पॉयलर है, क्योंकि ये भी सिर्फ अपनी जात के बारे में सोच रहा है, अपने मुल्क के अमन के बारे में नहीं इसने सोचा। वरना इंडिविजुअल्स का अपना हट जाना या उनके अपने ओहदे को सेक्रीफाइस कर देना, जहां 40 साल की जंग के बाद अगर कोई अमन मिलता हुआ नजर आए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो होगा नहीं, ये जाएगा नहीं, लिहाजा ये चीज भी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज है जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा डिले करेंगे। वैसे तो मुज़ाकरात में बार बार रुकावटें आएंगी, क्योंकि ये मफादात की जंग है। बहुत मुख्तलिफ वहां पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके मुख्तलिफ मफादात हैं। नॉर्दर्न अलायंस के आप देख लें, वो भारत का इन्फ्लुएंस वहां पे बड़ा मौजूद है। अशरफ गनी के अपने मफादात हैं, फिर जो ये खवातीन हैं उनके इशूज हैं, तो वो तो बातचीत बड़ी लंबी चलेगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि हुकूमत बदल रही है अमेरिका में, और जो बाइडन आके इसको किस तरह लेते हैं, वो इसको किस तरह चलाना चाहते हैं, ये भी अभी एक इशू है। हो सकता है कि जो बाइडन की सोच इसमें मुख्तलिफ हो, क्वाइट पॉसिबल कि वो टोटली डिस्कार्ड कर दें कि ठीक है, ये अगर नहीं सुनते बात तो अफगानिस्तान खुद जाने। ये भी हो सकता है कि वो ट्रुप्स विड्रॉल कर काम रोक दें और ये माहिदा जो इनके साथ चल रहा है तालिबान के साथ, वो खटाई में पड़ जाए चीजें। तो बहुत सारा कुछ अभी ट्रंप के जाने की वजह से भी मैं समझता हूँ कि एक इंस्टेबिलिटी मौजूद है, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। तो ये नहीं कहा जा सकता इस वक्त 100% कि ये नाकाम हो गए, लेकिन डेफिनेटली एक हर्डल आ गई, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि डिले लाजमन होगी इन मुज़ाकरात में और अमन प्रोसेस को आगे बढ़ने। ठीक है, मतलब मुतासिर होगा इस इनकार के बाद ये पीस प्रोसेस। एनबीसी, आपको भी ऐसे मालूम होता है? थोड़ा सा मैं ज़रा इसको ब्रॉड सीन में देखना चाहता हूँ मैं कि अशरफ गनी और साबिक जो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उनके बारे में तो कोई अच्छी बात मैं कर सकता ही नहीं। वल्लाह मेरे पास कोई अच्छी बात नहीं है। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, पाकिस्तान को धोखा देते हैं, हिंदुस्तान से साजबाज करते हैं, हमारे इलाके पे हमले करते हैं और फिर कहते हैं हम तो अमन चाहते हैं। तो ये तो इस काबिल भी नहीं कि इनसे बात की जाए, और तालिबान इनके साथ बहुत सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा जनरल साहब ने कि ये एक पॉइंट वो है जहाँ पर ये डिले चाहेंगे 20 जनवरी तक, और 20 जनवरी के बाद जब जो बाइडेन अपनी पॉलिसी लेकर आएंगे, आप देखिए पेंटागन ने ट्रंप को बताए बगैर अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों की मज़ीद वापसी 3-4 हफ्ते पहले रोक दी थी, और मज़ीद फ़ौज नहीं गए। जितने 3-4 हफ्ते फ़ौजी थे वो वहाँ मौजूद हैं, तो वो वहाँ एक जगह पर रुक गया मामला। मुज़ाकरात भी रुक गए, तालिबान अपनी शराइत पे कायम हैं, अशरफ गनी रूट के बैठ गए, खलील ज़ल्मेज़ाद को समझ रहे हैं कि अब ये नहीं रहेंगे तो अमेरिका कोई दूसरा आदमी भेज देगा और वो ज़्यादा सख्त होगा। खलील ज़ल्मेज़ाद तो ज़रा प्रो नॉर्दर्न अलायंस भी थे ना, अगेंस्ट पाकिस्तान भी थे, तो जो बाइडेन दूसरा आदमी भेज देंगे वो, अगर उनको ये पॉलिसी चलानी हुई। लेकिन एक और मंजरनामा है, वो है खलीज का, मशरिक़ वस्ता का, कि जो बाइडेन के आने के बाद वहाँ एक अफरा तफरी मच गई है। कतर से जो ख़राब तरीन ताल्लुक़ात थे सऊदी अरब के, जंग के करीब पहुँच गए थे, उनसे दोस्ती हो गई रातों रात, दोनों जाए गले मिले और सऊदी अरब ने कहा बैठो समिट में बैठो, कोई से ताल्लुक़ात सही हो गए,
और इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं, पीछे बढ़ाए जा रहे हैं, जो डेमोक्रेट्स चाहते भी थे। तो ये सब कुछ नया एक नक्शा, सियासी नक्शा बन रहा है, जो किताब में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, सियासी नक्शा बन रहा है ये। और ये नक्शा मेरा ख्याल ये है कि आने वाले वक्त में जनवरी फरवरी में क्लियर होगा। अभी अफगानिस्तान से कोई वापस नहीं जा रहा, ठीक, और अभी मशरिक़ वस्ता में तब्दीलियाँ आनी है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये मामला डिले भी होगा पीस प्रोसेस के हवाले से, और साथ साथ जो बाइडन के कुर्सी सदारत पर बैठने का भी इंतजार किया जा रहा है। जुनैरा, देखिए, इस वक्त नए पावर सेंटर्स इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में, और जैसे मैंने पहले टॉपिक में भी कहा था कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो अब मल्टी पोलर की तरफ शिफ्ट कर रही है, और उसमें इकोनॉमी सेंटर पॉइंट बन रहा है, और उसी इकोनॉमी को लेके अलायंसेस भी चेंज हो रहे हैं। जो अभी सऊदी अरेबिया और कतर की बात हो रही थी, जो कि ओशंस अपार्ट समझे जाते थे, अगर वो करीब आ गए तो यकीनन उसमें इकोनॉमी का अमल दखल है। सऊदी अरेबिया में सऊदी ख़ानदान जो है उसको अपनी लेगेसी बचाने की ज़्यादा फ़िक्र है, सऊदी अरब मुल्क बचाने की निस्बत। ओवरऑल दुनिया में इस वक्त जो चेंजेस आ रहे हैं उनका इफ़ेक्ट होगा हर तरह की पॉलिसी के ऊपर, और थोड़ी देर के लिए हॉल्ट आएगा। ये जो पहले 6 मंथ्स हैं 2020 के, इसमें कोई मेजर चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, ज़ल्मे खलीलज़ाद नहीं होंगे तो कोई और होंगे, बट द मेजर क्वेश्चन इज़ कि विद द करंट इंस्टेबिलिटी गोइंग ऑन विद इन अमेरिका, क्या वो फौरी फोकस करना चाहेंगे जो अफ़गानिस्तान का अमन अमल है उस पर, या उसको थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करेंगे? अगर वो उसको हॉल्ट पे लेके जाते हैं तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ ब्लड शेड, क्योंकि वहाँ पे आम दिनों में इतना ब्लड शेड होता है। तो जब तालिबान को ये फील हुआ कि नाउ इज़ दैट इंटरिम पीरियड जिसमें हम गेन कर सकते हैं मज़ीद असेंडेंसी इन द काबुल, तो वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जीत चुके हुए हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं। जहाँ तक अशरफ गनी का ताल्लुक है, या उससे पहले हामिद कारज़ाई का ताल्लुक है, तो ये तो अमेरिकन एजेंट्स हैं, पपेट गवर्नमेंट हैं। इनके सारे शेयर्स, इनके सारे बिजनेसेस ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हुए हैं अमेरिका में, बल्कि बुश जूनियर की जो फर्म है उसमें इनके शेयर्स हैं। तो ये तो जिस दिन उनको इशारा होगा उस दिन वहाँ से जहाज़ में बैठेंगे, निकल आएंगे, जिस दिन अपनी जान का ख़तरा होगा उस दिन वहाँ से निकल जाएंगे। थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और फॉर सम टाइम हम इसमें कोई अगर इतना भी जान सकें, या इतनी भी एश्योरेंस हमें मिले कि अमन रहेगा इस रीजन में, अफगानिस्तान में, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, रज़ा रोमी साहब, आपको हालात किस डगर पर जाते दिखाई दे रहे हैं? अशरफ गनी जो हैं वो इस मामले पर आ नहीं रहे हैं कि बुरी हुकूमत वहाँ पर बनाई जाए? हालात जो हैं वो अब एक बार फिर बेयकीनी का शिकार हो गए हैं, और ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि ये किस डगर पर चलेंगे मुज़ाकरात, और उसकी बुनियादी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो जिसका भी जिक्र किया गया कि अमेरिका में अब इंतखाबात होकर एक नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक पावर संभालेगी 10-12 रोज़ के बाद, और देखना है कि उनकी क्या पॉलिसी होगी। जो बाइडन क्या वो भी सदर ट्रंप की तरह बहुत दिलचस्पी रखेंगे कि अमेरिकी फ़ौजों का इनखला हो जाए और अफ़गानिस्तान का मामला जो है वो सुपुर्द कर दिया जाए अफ़गान लोगों के, या वो मज़ीद प्रेजेंस रखेंगे, और उनकी क्या अप्रोच होगी, क्योंकि वो इस वक्त उनका बहुत अहम इसमें एक रोल था, है, और अभी आने वाले हफ्तों महीनों में रहेगा। और ये भी सब कुछ यकदम नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो भी नई यूएस गवर्नमेंट आती है उसको कई महीने लगते हैं अपनी पोजीशन संभालने में, अपने लोगों को अपॉइंट करने में, पॉलिसी बनाने में या बदलने में। और अभी जो अमेरिका के अंदरूनी हालात है, आपने पहले सेगमेंट में तो उसका जिक्र किया है, और आपने कल नमूना भी देख लिया है कि वहाँ पे जिस तरह की एक मुनक़सिम माशरा दिखाई दे रहा है, और वो माशरा जहाँ पर ना सिर्फ ये कि कोविड ने तबाही मचाई रखी है, बल्कि उसके साथ साथ माशी जो इन्हतात है वो भी बहुत शदीद हो गया है। तो अफ़गानिस्तान पर उनकी तवज्जो एकदम नहीं होगी, और यही वजह है कि ये जो आने वाले महीने इसमें कोई ज़्यादा पेशरफ्त होने का ज़्यादा इम्कान नहीं है। दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो भी अभी अशरफ गनी साहब हों या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी अभी तक किसी किस्म का इत्तफाक़ राय बहुत वाज़े अंदाज में नहीं कर पाए। एक दिन वो करते हैं, कुछ दिन बाद वो उनकी पोजीशन बदल जाती है, चौथे रोज़ कुछ और होता है। तो ये तो हमारी तो ये ऑफिशियल पोजीशन यही रही है कि ये अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड एक प्रोसेस हो अमन का, जो कि अफ़गान लोग और उनकी हुकूमत और उनके जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद चलाएं इसको।
तो ये उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक मुस्तकबिल का जो खाका है बड़े वाज़े अंदाज में, और जो भी उन्होंने तालिबान को जो वो दे सकते हैं वो उसको बड़ी क्लियर टर्म्स में लेकर आए, क्योंकि वहां भी इसके ऊपर बहुत सियासत खेली जा रही है। तो ये दोनों अवामिल ऐसे हैं कि इससे मुझे नहीं लगता कि ये मामला अभी कुछ जल्दी सॉर्ट आउट होगा। हाँ, अलबत्ता हम ये तवक्को जरूर कर सकते हैं कि आज से चंद महीने बाद 2021 के वस्त में कहीं जाकर इसके ऊपर मजीद पेशरफ्त हो सकती है, होगी और तेज तर होगी। मुज़म्मिल साहब, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कोशिश थी कि अमरीकी इंतखाबात से पहले ही ये मामला किसी अंजाम को पहुंचे ताकि उन्हें कुछ स्कोप मिल सके। अब जो अशरफ गनी का इनकार है, उसके बाद तज्जियाकारों की राय ये भी आ रही है कि जो बाइडन की कुर्सी सदारत पर बैठने का भी इंतजार किया जा रहा है कि शायद हालात जो हैं वो कुछ बदल भी सकते हैं। ये क्या पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा या फिर रुक जाएगा इस इनकार के बाद? मेरे ख्याल में अमेरिका ने जो हासिल करना था वो कर लिया हुआ है। उन्होंने अपने लिए जो इम्यूनिटी तालिबान के साथ पीस प्रोसेस करना था, अमेरिका और तालिबान का पीस तो हो गया हुआ है ना, उनके दरमियान तो सीज़ फायर मौजूद है और पीस मौजूद है। पीस नहीं है तो वो अशरफ गनी की फोर्सेस और तालिबान के दरमियान पीस नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल अमेरिका को उससे बहुत ज़्यादा सरोकार होगा, ना ट्रंप को उससे को बहुत ज़्यादा सरोकार था। मैं आज भी यहाँ आने से पहले ख़बरें देख रहा था तो अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान आज भी बहुत ज़बरदस्त झड़पें हुई हैं और जिनमें दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं। तो इसलिए जो अफ़गानिस्तान के अंदर आप उसको पीस प्रोसेस कह लें या इक़्तिदार की जंग कह लें या उसको ब्लडशेड कह लें, उससे अमेरिका को, मुझे तो पिछले जब से वो पीस प्रोसेस चल रहा है मुझे अमेरिका की उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नज़र नहीं आई, वरना वो अपनी पीस डील के साथ अशरफ गनी की पीस डील भी करा देते कि जी आप अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे पीस होगा। वो उनका एजेंडा ही नहीं था, और उन्होंने कहा कैदी, तालिबान ने कहा कैदी छोड़ दें, उन्होंने वो थोड़ा बहुत प्रेशर दिला के कैदी छुड़ा दिए। अब उन्होंने कहा आप भी लड़ लें, आप भी लड़ लें, जैसे कि पहले जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया और जिस डिज़ाइन के तहत गया और वहाँ जो लड़ाई हुई वही लड़ाई अब भी मुझे आगे नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल में जो बाइडन भी इस वक्त को अमेरिकन मनी जो है वो अफ़गानिस्तान में पंप इन करने की पोजीशन में होंगे कोविड के बाद और इकनॉमिक क्रंच के बाद। इसी तरह ना नेटो इस पोजीशन में होगा, ना दुनिया के और ममालिक इस पोजीशन में होंगे कि वो अफ़गानिस्तान में आके कोई सिक्योरिटी के नाम पर पैसा डाल सकें, और ना ही इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो कोई इतना पैसा या अपनी फोर्सेस वहाँ भेज सके। ये फिर तालिबान ने रह जाना है, अफ़गानिस्तान के अंदर की लड़ाई ने रह जाना है और हमने रह जाना है जैसे कि पहले हम रह गए थे, और फिर कोई हमें समझाएगा कि ये डीप स्टेट है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। मेरे ख्याल में जितनी दूरी हम भी पैदा कर लें इन सारे अमल से, और वो डीप स्टेट फिलॉसफी को अपने से दूर करके पाकिस्तान भी जितना फासला रख ले, क्योंकि पहले बहुत प्राइस पे की है हमने, आलमी सतह पे भी की है और मुल्क के अंदर भी बहुत प्राइस पे की है। रोज धमाके सुने हैं हमने, सब कुछ सुना है, कोई गुड नेम और कोई गुडविल और कोई अमन हमें नहीं मिला अफगानिस्तान के मामलात में मुलव्वस होने का। हमें भी खैर बात कहना चाहिए, फेंस हमने लगा ली है, उन्हें कहें जी आप जाने, आपका काम जाने। ये जो हम रोज़ वफूद को बुला के यहाँ अमेरिका के लिए गुफ्तगू करते हैं, ये भी हम अपने लिए कोई नेकनामी भी नहीं कमा रहे और कोई मुल्की मुफाद भी नहीं, मैं ऐसे समझता। एमबीसी पे छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि हमें अब पीछे हट जाना चाहिए। आपने वैसे भी ज़ारा बरादरी का जिक्र किया था जब मैंने आपसे इस मामले पर बात करना शुरू की। हमें वाकई इस तरह का स्टेप ले लेना चाहिए? हाँ देखिए, हमें खुद अब कोई ऐसा प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेना चाहिए जैसा कि बात हो रही है। मुझे सही कह रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत हमने मेहमान नवाजी कर ली। हम कब से मेहमान नवाजी कर रहे हैं और हम जेर बार हो गए हैं, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हमारे वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे हटें सब। ठीक है जनरल साहब, मुख्तसर सा कमेंट, फिर मुझे क्लोजिंग तरफ बढ़ने, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अब इसमें मसला ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमेशा दूसरे लोग आके वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ वहां से करते रहे, साजिशें वगैरह और मसाइल पैदा करते रहे। ये कोशिश इसी वजह से रही है कि यहाँ पे कम से कम कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाए, खुद बनाए वो, जिसको पाकिस्तान के साथ भी कुछ रखा जाए और वो दूसरों को वहां पे ना दे। ये एक इसका इशू था।
बिल्कुल वही जब हम लोग बात करते हैं इंट्रा अफगान डायलॉग के हवाले से कि अगर बेहतर तरीके से हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सा जो मामलात हैं वो खुद ब खुद हल होने का नाम लेंगे और इसी तरह से अफगान पीस प्रोसेस भी आगे बढ़ पाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।